नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली बार तय हुआ था कि मैं सीसीएस रूल्स के विभिन्न नॉलेज आप तक पहुंचाऊंगा, चाहे वह छुट्टी से संबंधित हो या किसी अन्य रूल से संबंधित हो। तो पिछली बार मैंने छुट्टियों के सामान्य नियम बताए थे और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्न लीव के नियम। ठीक है, सीसीएस के अंतर्गत अर्न लीव यानी कि ईएल, जिसको हिंदी में अर्जित छुट्टी भी बोलते हैं, उनके क्या क्या नियम हैं, कैसे लेनी चाहिए और किन किन परिस्थितियों में क्या क्या नियम लागू होते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसको हिंदी में भी अनुवादित करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है कि क्रेडिट। ईएल क्रेडिट का क्या रूल है? क्रेडिट विल बी अफोर्डेड इन एडवांस एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 15 days on the 1st of January and 1st of July every year। इसका मतलब कि आपके खाते में, ईएल खाते में, छुट्टियों के ईएल खाते में एडवांस में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को जो है आपको 15 जो है ईएल क्रेडिट होती है। द क्रेडिट टू बी अफोर्डेड विल बी रिड्यूस्ड बाई 1/10 of extraordinary leave availed and or period of days none during previous half year, subject to a maximum of 15 days and to the extent of such credit only। इट मीन्स कि मान के चलिए आपने पिछले छमाही में आप एंड ऑफ लीव यानी ईयूएल हो गए थे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर चले गए थे, आपके पास खाते में छुट्टियां नहीं थी। तो ऐसे मामले में जो है आपकी 1/10 जो है ईएल को आप 1/10 ऑफ ईओएल को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को जो है या फिर डाइज नन हुआ हो उसको आपको मैक्सिमम 15 डेज की ईएल के साथ समायोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन। Earned leave can be accumulated up to 300 days in addition to the number of days for which encashment has been allowed along with LTC। यानी कि आप अपने खाते में मैक्सिमम यानी अधिकतम 300 ईएल रख सकते हैं सेव करके। ये उन मामलों को हटा के है कि मान के चलिए आपने एलटीसी का लाभ लेने के लिए उस दौरान आपने अपनी कुछ ईएल को एनकैश कराया। उन ईएल्स को हटा के, जो एनकैश की गई उनको हटा के मैक्सिमम 300 ईएल आप जो है अपने खाते में जमा करके रख सकते हैं रिटायरमेंट तक के लिए। While limiting the maximum of 300 days where the balance at credit is 286 to 300 days, further advance credit of 15 days on 1st of January or 1st of July will be kept separately and set off against the EL availed of during the half year ending 30th of June or 31st of December। However, if the leave availed is less than 15 days, the remainder will be credited to the leave account subject to the ceiling of 300 days at the close of that half year। यानी कि इसका मतलब ये है कि मान के चलिए आपके ईएल खाते में 286 से लेके 300 डेज की जो है ईएल आपके खाते में है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो आपके खाते में 15 डेज की ईएल आती हैं उनको सेपरेट रखा जाएगा और फिर उस छमाही में आप अगर उन ईएल में से कुछ अवेल करते हैं, ठीक है, छुट्टी पर जाते हैं, तो वो जो एडवांस अलग से रखी गई हैं सेपरेटली उनमें से डिडक्ट की जाएगी। हो सकता है कि मान के चलिए आपके पास 286 हैं, 290 डेज हैं,
290 डेज की ईएल आपके खाते में है और आपने 15 में से 5 ईएल आपने जो है खर्च कर ली, जो अलग से रखी गई थी, तो शेष रह गई जो 10 ईएल, वो आपकी 290 डेज की जो ईएल थी उसमें खाते में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज रहेगी वो सीलिंग क्या है, 300 डेज की मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं रखा जाएगा। उसके अलावा जो भी अगर होंगी बचेंगी वो इलैप्स कर जाएंगी। नेक्स्ट नियम क्या है, द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्यू टू रिटायर और रिजाइन फ्रॉम दिस सर्विस विल बी अफोर्डेड एट द रेट ऑफ 2.5 यानी कि 2.5 days फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ इन दैट हाफ ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट रेजिग्नेशन। इट मीन्स कि सपोज मान के चलिए कि कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है या वो रिजाइन देना चाहता है, तो जिस छमाही में वो रिटायर हो रहा है या रिजाइन देने वाला है, तो प्रति माह 2.5 ईएल की दर से जो है प्रति माह कंप्लीट करने पर उसको 2.5 ईएल की दर से जो है वो ईएल के खाते में जोड़ते ही जाएंगे। मान के चलिए उसने जून तक कंप्लीट कर लिया था और वो सितंबर में जो है रिजाइन दे रहा है, तो जुलाई और अगस्त की 2.5 ईएल और जोड़ दी जाएंगी, लेकिन किस कंडीशन में, 300 ईएल से कम है अगर आपके खाते में, तब वो 5 ईएल आपके खाते में जोड़ दी जाएंगी। ये किस केस में, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के केस में। आगे बढ़ते हैं। A credit for the half year in which a government servant is appointed will be afforded at the rate of 2.5 days for each completed calendar month of service which he or she is likely to render in the calendar half year in which he is appointed। यानी कि जो फ्रेश अपॉइंटी हैं, नए नए सर्विस को ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी प्रति कंप्लीट माह करने पर 2.5 ईएल की दर से हर महीने उनको ईएल उनके ईएल खाते में जुड़ती जाएंगी। मान के चलिए कि उसने 1 अगस्त को उसने ज्वाइन किया, तो वो पूरा महीना कंप्लीट करने पर 2.5 ईएल जुड़ेगी, फिर अगला महीना पूरा कंप्लीट करने पर फिर 2.5 ईएल जुड़ेगी। इस तरीके से वो जो है 2.5 ईएल की दर से जो है उसके खाते में जुड़ती चली जाएगी। The credit for the half year in which a government servant is removed, dismissed from service will be afforded at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he or she is removed or dismissed. In the case of death of government servant which in service, credit will be afforded at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the date of death। यानी कि मान के चलिए कई सारे केस हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूव किया जा रहा है सर्विस से या डिसमिस किया जा रहा है, तो उसके केस में भी उसने जितने महीने जिस छमाही में वो कार्य कर रहा है और वहाँ उसको रिमूव किया जा रहा है और डिसमिस किया जा रहा है, तो वहाँ भी उसको 2.5 दिन की ईएल के पर मंथ के हिसाब से, कंप्लीटेड मंथ के हिसाब से जो है उसको दी जाएंगी, जितने भी महीने उसने उस छमाही में कंप्लीट किए हैं। यही नियम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के केस में भी होगा कि जिस महीने में उसकी डेथ हुई है, अगर उससे पहले के जो महीने उसने कंप्लीट कर रखे हैं, तो उन सभी महीनों की 2.5 दिन की ईएल के हिसाब से जो है उसके खाते में जोड़ के जो है कैलकुलेशन की जाएगी। अगला नियम क्या है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स, रिजाइन, is removed or is dismissed, dies in the middle of the calendar year, the earned leave credited should be reduced at the rate of 1/10th of any extraordinary leave taken in that half year and the leave account regularized। इसका मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, रिजाइन हो रहा है या रिमूव किया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है या एक्सपायर हो गया, डाई हो गया, किसी कैलेंडर
के आखिरी में, मिडिल ऑफ अ कैलेंडर ईयर, ठीक है, मिडिल ऑफ अ कैलेंडर ईयर, बीच में वो एक्सपायर हो जाता है एक वर्ष के कैलेंडर के मिडिल में, तो क्या होगा, तो मान के चलिए पिछली जो है हाफ ईयर में उसने अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रखी थी तो उसको 1/10 ऑफ ईओएल के साथ समायोजित किया जाएगा। अगला नियम क्या है, while affording credit fraction of days should be rounded off to the nearest days, like 8.5 डेज की अगर ईएल किसी को के पास है यानी कि कैलकुलेट हो रही है तो उसको कंप्लीट करके 9 डेज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईएल ऑन अकाउंट ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम, मान के चलिए कि किसी को ट्रांसफर के केस में, ठीक है, या किसी अन्य केस में ज्वाइनिंग टाइम मिला है और ऐसे केस में उसको ईएल की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, क्या नियम लगेंगे, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम लाइक द नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है मैक्सिमम दूरी के हिसाब से ज़्यादा 15 दिन मिलता है, तो रिड्यूस बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज अवेल्ड shall be credited to the earned leave account subject to the following condition। मान के चलिए किसी को ज्वाइनिंग टाइम मिला फॉर एग्जाम्पल 15 डेज और उसने पूरा 15 डेज अवेल नहीं किए और 5 दिन ही अवेल किए, तो बाकी के 10 दिन किस तरीके से उसके ईएल खाते में जोड़े जाएंगे और क्या नियम लगेंगे, उन्हीं नियम की बात कर लेते हैं। तो पहला है द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑर्डर टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट without availing full admissible joining time, or he proceeds alone to the new place and joins the post without availing full joining time and takes his family later within the permissible time for claiming travelling allowance for the family। यानी कि या तो उसको एक ऐसा ऑर्डर मिला हो जिसमें उसको तुरंत जो है बिना ज्वाइनिंग टाइम को अवेल किए उसको ज्वाइन करना है, बिल्कुल, तो उस केस में भी जो है उसको ईएल मिलेंगी, बिना ज्वाइनिंग टाइम को अवेल किए तो पूरी मिल जाएगी। एंड अगर मान के चलिए वो अकेला जाता है ज्वाइन करने किसी नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर ट्रांसफ़र के केस में और बाद में अपनी फैमिली को लेके जाता है विद इन परमिसिबल टाइम, तो टीए क्लेम करने के लिए, टीए अलाउंस क्लेम करने के लिए, तो फिर क्या है जो बची हुई छुट्टियां होंगी उनको भी जो है खाते में शेष बची हुई ज्वाइनिंग टाइम को ईएल में कन्वर्ट करके उसको ईएल खाते में जोड़ दिया जाएगा। अगला नियम क्या है, द क्रेडिट ऑफ अर्न लीव प्लस द अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम क्रेडिटेड शुड नॉट एक्सीड 300 डेज, यानी कि पता चला कि पहले से ही ईएल खाते में 300 छुट्टियां हैं तो अनअवेल्ड टाइम ज्वाइनिंग टाइम है उसकी जो ईएल होंगी उसको जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से जोड़ा जाएगा कि वो 300 से ज़्यादा ना हो। मान के चलिए 15 दिन मिले, आपने 5 ही दिन जो है अवेल किए ईएल ज्वाइनिंग टाइम के, तो 10 दिन बचे और यहाँ आपकी 280 डेज की ईएल आपके खाते में है तो 10 दिन जुड़ जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी 300 डेज आप ईएल आपके खाते में हैं तो वो 10 दिन नहीं जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट, द कंसेशन ऑफ शोइंग एडवांस क्रेडिट सेपरेटली इन द लीव अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम पता चला कि आपके पास 300 छुट्टियां पहले से हैं ईएल खाते में, आप कहेंगे मैंने जो अवेल नहीं किया ज्वाइनिंग टाइम तो इनको सेपरेटली रखा जाए, वो इस केस में अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 day joining time admissible for transfer within the same station if not availed cannot be credited to the EL account। मतलब अगर आप सेम ही स्टेशन पे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और एक दिन का आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है तो आप उसको अवेल ना करें तो भी वो EL अकाउंट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है earned leave can be availed up to 180 days at a time।
यानी कि एक स्पेल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन की जो है ईएल ले सकते हैं। ईएल 180 दिन की छुट्टियां एक साथ एक स्पेल में आप ले सकते हैं। एक्सेप्शन है इसमें भी, ऑल लीव एक्सीडिंग 180 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 300 डेज, यानी 180 दिन से ज़्यादा बट 300 दिन से ज़्यादा नहीं। एट अ टाइम में बी ग्रांटेड टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी में जो ऑफिसर्स आते हैं उनको 180 दिन से ज़्यादा और 300 दिन से कम जो है ईएल ग्रांट की जा सकती हैं। इफ एट लीस्ट द क्वांटम ऑफ लीव इन एक्सेस ऑफ 180 डेज इज स्पेंड आउटसाइड इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, यानी कि 180 दिन से ज़्यादा की जो छुट्टियां हैं वो इन कंट्रीज़ के बाहर बिताई गई हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। अगला नियम, ऑल लीव मे बी टेकन एट अ टाइम अप टू 300 डेज एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है और वो अपनी रिटायरमेंट की प्रिपरेशन उससे पहले अपने आप को सेटल करना चाहता है, कुछ अन्य काम जो है उसके बचे हुए करने के लिए, घर बनाना है वगैरह वगैरह जो भी, तो वो 300 दिन एक साथ छुट्टियां अवेल कर सकता है। ये एक एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं तो हिंदी में आते हैं। इन जो मैंने इंग्लिश में जो पहले जो है लिखी गए थे रूल्स, उन्हीं को हिंदी में ईएल खाता, किसी भी कर्मचारी के ईएल खाते में ईएल क्रेडिट निम्नलिखित नियमों के अनुसार लागू होगा। पहला, सेवा में प्रवेश करने पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगली 1 जनवरी या 1 जुलाई तक प्रत्येक पूरे किए गए कैलेंडर महीने के लिए 2.5 दिन प्रति माह की दर से, जिसे निकटतम पूर्ण दिनों में पूर्णांकित किया जाएगा, यानी राउंड ऑफ किया जाएगा। यानी कि अगर आप सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं आप सर्विस, तो आपको जितने भी एक महीना आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 2.5 दिन उस महीने का जो है ये आपके खाते में जुड़ जाएगा। फिर अगला दिन कंप्लीट करते हैं, अगला महीना कंप्लीट करते हैं तो फिर 2.5 दिन जो है आपके खाते में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अगला नियम, इसके बाद प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को 15 दिन का ईएल क्रेडिट किया जाता है। यानी कि मान के चलिए आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया, अक्टूबर के बीच में, उस महीने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर के 2.5 दिन के हिसाब से जो है आपको ईएल मिल जाएंगी। फिर आपकी नॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, यानी 1 जनवरी को आपको 15 दिन की ईएल एडवांस में क्रेडिट की जाएंगी। फिर उसके बाद 1 जुलाई को फिर 15 दिन की ईएल एडवांस में क्रेडिट की जाएंगी, यानी एक साल में 30 दिनों की ईएल क्रेडिट की जाती है। ठीक है, ये सब नियम किन के लिए हैं? जो जिनको जैसे अवकाश जो अवकाश नहीं मिलता है, मान के चलिए जैसे शिक्षक हैं, उनको तो जो है 60 दिन का या 90 दिन का जो है अवकाश मिलता है, उनके लिए ये 30 ईएल नहीं मिलती, उनको 30 ईएल का नियम नहीं है। इसी तरीके से अन्य कोई कर्मचारी जिनको साल में कुछ निश्चित दिनों का अवकाश मिलता है तो उनके लिए 30 दिनों की ईएल नहीं है। अगला नियम, सेवा निवृत्ति होने पर संबंधित अर्धवर्ष के प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन, यानी कि जिस हाफ ईयर यानी कि छमाही में वो रिटायर हो रहा है, उसमें प्रति माह पूर्ण करने पर जो है उसको 2.5 दिन की दर से जो है उसके ईएल के खाते में ईएल जोड़ी जाएगी। और अगला है नियम, नौकरी से हटाए जाने या बर्खास्तगी की तिथि को जिस कैलेंडर महीने में उसे सेवा से हटाया गया या बर्खास्त किया गया, उससे पिछले कैलेंडर महीने तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए 2.5 दिन की दर से निकटतम पूर्ण दिन तक पूर्णांकित कर क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि वो नौकरी से हटाया गया या बर्खास्त किया गया, तो मान के चलिए उसको अक्टूबर में किया गया, तो उसको जुलाई, अगस्त और सितंबर के 2.5 7.5 दिन की ईएल मिलेगी, जिसको कंप्लीट करके 8 कर दिया जाएगा। 8 ईएल जो है उसके खाते में जोड़ी जाएगी।
आगे बढ़ते हैं नियम पर। किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए 2.5 दिन, यानी जिस महीने में उसको एक्सपायर हुआ उससे पिछले महीने तक जो भी जितने भी महीने उसने पूर्ण किए हैं उनमें उस छमाही में, तो उस छमाही के उतने उन महीनों के 2.5 दिन के दर से जो है उसके ईएल उसके खाते में जोड़ दी जाएगी। अगला नियम, जब ज्वाइनिंग टाइम का पूरी तरह उपयोग किए बिना कर्मचारी को नए पद पर तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश मिलता है, या कर्मचारी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग टाइम का पूरी तरह उपयोग किए बिना ही नए स्टेशन पर अकेला चला जाता है और बाद में परिवार के लिए टीए का दावा करने हेतु परमिशेबल समय में परिवार को ले जाता है, तो ज्वाइनिंग टाइम की स्वीकार अवधि में से वास्तव में उपयोग की गई अवधि घटाने के बाद अधिकतम 15 दिन ईएल खाते में जोड़ दिया जाता है। लेकिन ईएल का कुल क्रेडिट और अनुपयुक्त अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम की अवधि 300 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनअवेल्ड ईएल जो है उनको जोड़ दो तो 300 और 315 हो गई, वो नहीं होगा, ठीक है। और वो 300 ऑलरेडी अगर आपके खाते में, वो 15 छुट्टी सेपरेट भी नहीं रखी जाएंगी। अगला नियम, एक ही स्टेशन पर तबादले के लिए मिला 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम उपयोग न करने पर ईएल खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। छमाही के अंत में किसी कर्मचारी के नाम जमा ईएल को अगली छमाही में आगे ले जाया जाएगा और अधिकतम 300 दिनों तक संचय किया जा सकेगा। यानी कि एक छमाही में कितनी उसकी ईएल थी, ठीक है, 30 जून पर कितनी थी, उसमें एडवांस जो 15 मिलेंगी 1 जुलाई को, वो उसको जोड़ के अगले छमाही में वो सारी की सारी छुट्टियां लेके जाएंगी, ठीक है। अगला नियम, यदि किसी छमाही की शुरुआत में ईएल जमा करने के परिणाम स्वरूप कुल संचित ईएल 300 दिनों से अधिक हो जाए तो छमाही के लिए 15 दिनों का ईएल अलग रखा जाएगा और छमाही के दौरान ली गई छुट्टियां उसमें से सेट ऑफ की जाएंगी, एडजस्ट की जाएंगी। इस प्रकार अलग से जमा छुट्टियां अगर छमाही के दौरान उपयोग की जाएं तो उन्हें ईएल खाते में जमा पिछले ईएल के साथ संचित किया जाएगा, लेकिन ईएल का कुल संचय 300 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है जब सरकारी कर्मचारी के खाते में दिसंबर या जून की अंतिम तिथि को ईएल की संख्या 300 दिन या कम लेकिन 285 दिनों से अधिक हो। यह प्रक्रिया अनुपयुक्त ज्वाइनिंग टाइम के लिए लागू नहीं है, यानी कि अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम के लिए लागू नहीं। कर्मचारी के खाते में निम्न को डेबिट किया जाएगा। पहला, जितनी ईएल का उपयोग किया गया हो। दूसरा, उपयोग की गई ईओएल और या पिछली छमाही में अकार्य दिन यानी कि डायजनल की अवधि का 1/10वां भाग जो अधिकतम अगली छमाही के लिए स्वीकार छुट्टियों यानी कि मैक्सिमम 15 दिन तक होगी, ठीक है। ईएल निम्न सीमा तक उपयोग की जा सकती हैं। एक समय पर कभी भी 180 दिन तक, सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टियों की स्थिति में 300 दिन तक, ग्रुप ए और बी के उन अधिकारियों की स्थिति में जिन्होंने अपनी सारी छुट्टियों की अवधि या उसका भाग भारत, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से बाहर व्यतीत किया हो और भारत में बिताई गई छुट्टियों की अवधि 180 दिन से अधिक न हो, उनके लिए 300 दिन तक की छुट्टी अलाउड ईएल। अगला नियम, जिस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो या जिसने त्यागपत्र दे दिया हो उस कर्मचारी के खाते में जमा ईएल और हाफ पे लीव को बर्खास्तगी या हटाने या त्यागपत्र की तिथि से रोक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा निम्न मामलों में नहीं होगा। पहला, जब कोई कर्मचारी भारत सरकार का कोई नया पद संभालने से पहले अपने पद से त्यागपत्र देता हो, या अगला, जब सेवा से बर्खास्त किए गए या निकाले गए किसी कर्मचारी को अपील या रिवीजन के बाद दोबारा पद पर बहाल किया जाता हो, या जब मुआवजा यानी कि मुआवजे या अशक्तता पेंशन या ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले किसी कर्मचारी को पुनः नियुक्त किया गया हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है
ये नियम लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्जित छुट्टी यानी ईएल के लिए छुट्टी वेतन छुट्टी की अवधि के लिए वेतन के बराबर होगा, यानी छुट्टी लेने से पहले जो मिल रही थी उसको वेतन उसी के बराबर होगा। तो छुट्टी लेने से तुरंत पहले प्राप्त किए गए वेतन पर आधारित होगा। पुनर्नियुक्त किए गए पेंशनधारी के मामले में छुट्टी वेतन उसके द्वारा प्राप्त किए गए वेतन पर आधारित होगा, जिसमें पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्मानक पेंशन शामिल नहीं होगा। यानी कि जो पेंशन मिल रही है सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभ मिल रहे हैं वो उसके समानक पेंशन शामिल नहीं होगी, लेकिन वो दोबारा अगर पुनर्नियुक्त किया गया तो उसकी जो सैलरी बनी है उस सैलरी के हिसाब से उसको जो है वेतन मिलेगा। रेलवे के अलावा केंद्रीय सरकार के विभागों में औद्योगिक कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी, जिसे सवैतनिक वार्षिक छुट्टी कहा जाता है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिनों की दर से मिलेगा, चाहे जितने भी वर्ष सेवा में व्यतीत किए गए हों, बशर्ते कि ऐसी छुट्टी लेते समय बीच में पड़ने वाले अवकाश के दिनों को भी छुट्टियों के साथ गिना जाएगा। रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी यानी कि औद्योगिक कर्मचारी पर भी यही नियम लागू होगा। यानी रक्षा मंत्रालय में जो औद्योगिक कर्मचारी होते हैं उन पर भी यही नियम लागू होगा। ऐसे ही कर्मचारियों द्वारा अनुपयुक्त अर्जित छुट्टी 300 दिनों तक संचित की जा सकती है। और थैंक यू आज के लिए। ये आज मैंने जो है आपको अर्जित छुट्टी यानी कि अर्न लीव के नियमों की आपको जो है नियमों के बारे में बताया, जिससे कि आप उसको सीख सकें, समझ सकें और उनको उपयोग कर सकें, उन नियमों को बेहतर समझ सकें और अपने कैरियर में उनको यूज कर सकें, बेहतर ढंग से यूज कर सकें, क्योंकि नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और नियमों का उपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।